यस, कंप्यूटर मेमोरी नाम का चैप्टर है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। यस, राम राम नमस्कार। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक प्रोग्राम के लिए 5 MB मेमोरी की आवश्यकता होती है, यह मानते हुए कि मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो 2 KB पेज का उपयोग करती है, तो कितने पेजेस की आवश्यकता होगी। सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 26 मार्च 2023 को हुआ था। पहला ही प्रश्न इतना खतरनाक है कि भाई ये कैसे होगा। ध्यान से समझिएगा। प्रोग्राम रिक्वायर्स कितने MB? 5 MB। अब प्रोग्राम रिक्वायर्स कितने MB? 5 MB की मेमोरी चाहिए। एक बात को समझो कि हम लोगों ने जब कंप्यूटर मेमोरी पढ़ी थी, है ना, हम लोगों ने जब कंप्यूटर की मेमोरी पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने कैसे समझा था इस प्रश्न को। हमने समझा था कि MB बराबर 2 की पावर कितनी होती है? 20। तो मैं रफली इसे यूं कह सकता हूं कि हम कह सकते हैं 5 गुणा 2 की पावर 20, ठीक है। फिर बात करता है हाउ मैनी पेजेस रिक्वायर्ड विल बी रिक्वायर्ड अज्यूमिंग द मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम 2 किलोबाइट जो है हर पेज के लिए यूज होता है। 2 किलोबाइट हर पेज के लिए यूज होता है। तो यार 2 किलोबाइट यहां पर है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 2 गुणा KB यानी कि 2 की पावर 10 लिख सकते हैं भाई। 5 गुणा 2 की पावर 20 उसको लिख सकते हैं, और 2 गुणा 2 की पावर 10 जो है इसको लिख सकते हैं। अब हमें बोला कि हमारे पास टोटल मेमोरी ये है, एक पेज ये मेमोरी खाता है, तो टोटल पेज कितने होंगे? तो भाग दे देंगे भाई। 5 गुणा 2 की पावर 20 बटे 2 गुणा 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 से 2 की पावर 20 कटी तो यहां पर रह जाएगा 2 की पावर 10। 2 से 5 कटा तो ये चला जाएगा 2.5, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। तो अब देखो कि 2.5 गुणा 1024 यानी कि 1024 का 2.5 गुणा, तो 1024 का 2 गुणा कितना होता है? 2048, ठीक है। और 1024 का आधा होता है 512। इनको जोड़ो तो 8 2 10, 4 5 6, 5 और 2, राइट आंसर हो जाएगा 2560। क्लियर, समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आया। प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे निकला कि भाई हमें बोला कि टोटल मेमोरी ये है, एक पेज ये मेमोरी लेता है, तो टोटल पेजेज कितने होंगे। क्लियर? आराम से हो जाएंगे, आराम से। क्लियर, समझ में आ गया? 5 गुणा 1024 गुणा 2, देखो 5 गुणा 1024 गुणा 2 सबको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। अब उसकी बजाय ये कंसेप्ट सबको समझ में आ जाएगा। भाई सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं सीधा 5 गुणा 1024 बटे 2 करूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये है जो आपका हो गया 2048, रफली ये 1024 हो गया, तो हमारे पास 1024 बचेगा। 2 से डिवाइड कर दो, तो इतना लफड़ा करने की बजाय आप सीधा समझो कि ऐसे होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? यानी कि हमने कहा 5 मेगाबाइट मेमोरी टोटल है, तो 5 MB को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5 गुणा 2 की पावर 20, ये वाला 5 है, और मेगाबाइट जो है वो 2 की पावर 20 है। फिर बोलता प्रत्येक पेज 2 KB मेमोरी लेता, तो ये वाला 2 ये हो गया, KB का मतलब 2 की पावर 10, तो भाग दे दो। टोटल मेमोरी बटा एक पेज, टोटल मेमोरी बता एक पेज कितना लेता है, तो एक पेज अगर इतना लेता है तो टोटल भाग दे दो। क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या फर्स्ट, राइट आंसर आपका हो जाएगा C। क्वेश्चन संख्या सेकंड, अगेन देखिएगा, ये कहता है कि यदि मेन मेमोरी 16 KB की है, 16K की है, 16 किलोबाइट्स की है, ठीक है, 16K, ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस का आकार कितना होगा। यदि मेन मेमोरी 16K की है तो 16K, K4 होता है 1024, K का मतलब होता है 1024। तो ये कहता सर कि मेमोरी 1024 की है, ठीक है। अब देखो 16 जो है इसको हम लोग तोड़ें तो ये बन सकता है 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 की पावर 4 हो गया। अब 2 की पावर 4 और हमने गुणा किया है किसको, 1024 को, तो मल्टीप्लाई 2 की पावर 10
मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितनी होती है? 1024। अब देखो यहां पर कॉमन क्या है? 2 और 2, जब संख्या कॉमन हो तो पावर जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 14। आंसर हमें पूछा है 14। क्लियर? क्लियर, समझ में आई बात? ये कह रहा है कि भाई अगर मेन मेमोरी 16 के बाइट्स की है तो मेमोरी एड्रेस कितना, मेमोरी एड्रेस का आकार कितना होगा? तो हमारे पास 16 गुणा 1024 हो गया। 16 को 2 की पावर 4 लिखते हैं, 1024 को 2 की पावर 10 लिखते हैं। जब संख्या बराबर हो तो उनकी पावर आपस में जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 14, और यहां पर आंसर भी 2 की पावर 14, तो 14 बिट्स हमें पूछा है, आंसर भी यही हो जाएगा। क्लियर? कोई शॉर्ट, इससे तो शॉर्ट क्या ही होगा, इससे तो शॉर्ट होगा कि एग्जाम में प्रश्न छोड़ जाओ। भाई समझ में भी तो आना जरूरी है। अगर ये प्रश्न तुम्हें पहले कभी आता तो फिर मैं अगर तुम्हें कोई छोटी छोटी बातें बताता तो तुम्हें समझ में भी आ जाता। ये तो प्रश्न ही 26 मार्च को आया है, वो भी एसईटी में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सेट एग्जाम दिया ही नहीं हो, सेट एग्जाम का पेपर ही नहीं दिया हो। समझ में आया? तो फिर कैसे होगा? तो ये वाली बात है। क्लियर? क्वेश्चन संख्या 2 हो गया, राइट आंसर आपका हो गया 14 बिट्स। क्लियर? राइट आंसर 14 बिट्स। चलो क्वेश्चन संख्या 3। कैश मेमोरी जो है वो किस किस के बीच में काम करती है? थर्ड ग्रेड टीचर के एसएसटी एग्जाम में 26 फरवरी को आया था, है ना? अब समझो, ठीक है? मैसेज, अच्छा ठीक है। चलो तो देखो कैश मेमोरी की बात कर रहा है। कैश मेमोरी जो होती है गाइस, कैश मेमोरी जो होती है वो क्या है? वो रजिस्टर के बाद सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, ये आप सबको पता है। रजिस्टर के बाद सबसे तेज मेमोरी, है ना? रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होता है, और रजिस्टर के बाद सेकंड नंबर पर आप लोगों की जो सबसे तेज मेमोरी है वो होती है कैश मेमोरी। ये जो कैश मेमोरी है ये क्या करती है? ये स्पीड को बैलेंस करने का काम करती है। यह मेमोरी जो है वो स्पीड को बैलेंस करने का काम करती है, इसलिए इसे हम लोग बफर मेमोरी भी कहते हैं। किस किस के बीच में बैलेंस करती है? तो ये बैलेंस करती है सीपीयू और रैम के बीच में, ठीक है? रैम और सीपीयू के बीच में जो है बफर का काम करती है, और जो रैम है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। सेट का पूरा नाम होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे भारत सरकार के द्वारा नेट का एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे के वैसे राजस्थान और स्टेट्स में सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है? क्लियर? तो क्वेश्चन संख्या 3 ये लगाई जाती है आपकी यहां पर, यानी कि बफर के रूप में लगती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। क्लियर? क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से बिग डेटा की विशेषता नहीं है। देखो बिग डेटा का मतलब ही क्या है? देखो नाम ही बिग डेटा है, तो बिग डेटा का मतलब होता है कि ऐसा डेटा जिसकी साइज जो है वो बहुत बड़ी होती है, उसे बिग डेटा कहते हैं। अब बिग डेटा की विशेषता नहीं है, ये प्रश्न कहता है बिग डेटा की विशेषता इज नॉट, नहीं है। तो जो बिग डेटा होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा बड़ी साइज का होता है। जनरली एक प्रश्न और बनता है कि बिग डेटा की जो साइज होती है वो क्या होती है? तो ये पेटाबाइट का बनता है कम से कम, ये भी ध्यान रखना। ये एक ऐसा प्रश्न भी थर्ड ग्रेड में, जैसे ये लेवल 2 के उर्दू के पेपर में आया था, सेम टू सेम एक प्रश्न आया था, बिग डेटा किसे कहते हैं? तो जो डेटा पेटाबाइट या इससे ऊपर होता है, जो डेटा पेटाबाइट या इससे ऊपर होता है, जो डेटा पेटाबाइट या इससे ऊपर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं बिग डेटा। नमस्कार घनश्याम जी सर। नमस्कार, मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? हाँ, अब देखो समझ में आ गया कि जो बिग डेटा होता है उसकी साइज बड़ी होती है और कम से कम पेटाबाइट का डेटा होता है। ये बोल रहा है कि विशेषता नहीं है, तो खालीपन का मतलब होता है कि क्या बिग डेटा 0 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, ये बात गलत है। वैरायटी, हाँ, एक सब्जी मंडी में बहुत सारी वैरायटी होती है, सब्जी की बहुत सारी वैरायटी होती है, तो जब डेटा आपका पेटाबाइट का होगा ना, तो उसमें बहुत सारे क्वांटिटीज होंगे डेटा के, तो ये भी ठीक है, हमारा सही है। वेलोसिटी यानी वेग का मतलब होता है कि डेटा फास्ट, स्पीड
स्पीडली जो है चेंज होएगा, है ना। मैं आपको भेजूंगा, आप मुझे भेजोगे, ये जो एक्सचेंज है ना डेटा का, ये स्पीडली होगा। तो यहां पर ये भी सही है और वॉल्यूम तो वैसे भी अप है, ये भी सही है। तो बोल रहा है कि भाई कौन सी विशेषता नहीं है, फोर्थ का आंसर हो जाएगा कि बिग डेटा खाली नहीं हो सकता। आई रिपीट, बिग डेटा खाली नहीं हो सकता। वॉइड बोलते ना, नल एंड वॉइड, यानी कि जीरो, तो जीरो कभी भी बिग डेटा नहीं हो सकता। क्लियर? हाँ, चलिए अब आया समझ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला 5वां प्रश्न पे आ जाओ, 1 पेटाबाइट। अब देखो जब पेटाबाइट की बात करो, जब आप लोग किसी भी यूनिट की बात करो, कंप्यूटर मेमोरी की किसी भी इकाई की बात करो, तब आपको पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए। देखो शुरू कहाँ से होता है, बिट से, फिर चलता है आप लोगों का निबल, बिट के बाद में निबल, फिर आता है बाइट, फिर आता है किलोबाइट, फिर आता है आप लोगों का मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट, फिर आता है टेराबाइट, फिर आता है पेटाबाइट, फिर आता है एक्साबाइट, फिर आता है जेटाबाइट, फिर आता है योटाबाइट, फिर आता है ब्रोंटोबाइट, फिर आता है गियोबाइट। ठीक है, ये बोल रहा भाई कि पेटाबाइट कहां पर है। पेटाबाइट ये रहा, ये किसके बराबर होता है, 1024 टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर बी हो जाएगा। हाँ जी भाई, क्लियर? हाँ, 1024 TB, ये लाइन समझ में आ जाएगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है। क्लियर? हाँ, ये सीक्वेंस समझ में आना जरूरी है, बस सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 6, कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब कौन, मतलब है रोम की बात हो रही है। ये जो रोम होती है, ये रोम कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी है, जैसा कि सवाल पूछा है, रोम में जो इंफॉर्मेशन है ये कौन लिखता है, रोम में इंफॉर्मेशन कौन लिखता है। तो भाई साहब रोम ऐसी मेमोरी है जिसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो भाई अगर कोई मेमोरी रीड ओनली मेमोरी है, अगर कोई मेमोरी रीड ओनली मेमोरी है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि वो डेटा जो है हम केवल पढ़ सकते हैं। अरे तो भाई वो डेटा अगर हम लोग पढ़ सकते हैं, वो डेटा अगर हम पढ़ सकते हैं, तो लिखेगा कौन, आप और हम तो लिख नहीं सकते, तो लिखेगा कौन, जो बनाएगा। तो इस मेमोरी में जो डेटा है वो इसकी निर्माता कंपनी के द्वारा लिखा जाता है। आई रिपीट, रोम में जो डेटा है वो उसके मैन्युफैक्चरर के द्वारा लिखा जाता है। रोम के 4 बड़े बड़े मोटे ताजे प्रकार होते हैं। पहला होता है एम रोम, यानी कि मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। सेकंड नंबर होता है, तू क्या कर रहा है भाई, हाँ भाई रोम पढ़ने आया, बताओ रोम पढ़ने आया, एक छोटा सा कीड़ा है, वो भी रोम पढ़ने आया है। उतर भाई, तेरा कोई काम नहीं, चल गया, चलो। सेकंड नंबर होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड नंबर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 4 इसके प्रकार होते हैं। रोम होती है कंपनी के द्वारा लिखी हुई। क्लियर? हाँ भाई हाँ। फायरवायर जो है वो एक पोर्ट है। फायरवायर जो है वो एक पोर्ट है, केवल दुनिया का सबसे फास्टेस्ट पोर्ट कोई है तो वो फायरवायर है। हम लोग आज की तारीख में यूएसबी पे अटके हैं, है ना, हम लोग यहाँ पर यूएसबी पे ही अटके हैं, हम उससे आगे चले ही नहीं, है ना। चलिए, भूला बिसरा आ गया है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। देखो भाई, प्रश्न आया है CET 10+2 11 फरवरी की शिफ्ट फर्स्ट में।
ये कहता है कि जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग क्या प्रोसेस करता है। तो देखो भाई, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो जो सबसे पहला जो काम होता है उसे कहते हैं सर कि स्विच ऑन करना कंप्यूटर को, कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। और जब कंप्यूटर को बूट किया जाता है तो बूटिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप है, बूटिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पोस्ट। पोस्ट, और पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, यानी कि डी। मतलब क्या हुआ, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या, ठीक है, मतलब यह हुआ कि जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो आपने देखा होगा कीबोर्ड में लाइट आती है, बंद हो जाती है, माउस में लाइट आती है, बंद हो जाती है, प्रिंटर घूमता है, रुक जाता है, स्कैनर चलता है, रुक जाता है। ये क्या है कार्यक्रम, इसे पोस्ट कहते हैं। मतलब जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी डिवाइसेस की वर्किंग को चेक किया जाता है, वेदर दे आर वर्किंग और नॉट, वेदर दे आर वर्किंग और नॉट। अगर वो काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर चल जाएगा, नहीं काम कर रहे हैं तो पहली स्क्रीन पे आपको एक एरर डिस्प्ले हो जाएगी, कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, माउस एरर, ये सारी बातें है ना। नमस्कार नमस्कार। रोम होती कहाँ पर, हम उसको देख सकते हैं और छू सकते हैं क्या? बिल्कुल, तुम देख भी सकते हो और छू भी कर सकते हो, ऐसे छू, है ना, कर सकते हो। मदरबोर्ड के ऊपर ही होती है। मदरबोर्ड आप सबने देखा ही है, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है, कैबिनेट में मदरबोर्ड के ऊपर रोम लगती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, 7 के बाद 9 आगे, इसका मतलब 8वां जो है वो आत्मनिर्भर भारत के लिए है, यानी आपके लिए है। देखो SD रैम, देखो हम लोग जब रैम की बात करते हैं ना गाइज, तो रैम जो है वो आप लोगों की कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। रैम जो है वो आपकी 2 प्रकार की, एक होती है एस रैम, और एस रैम को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान रखना, ये दोनों प्रश्न आगे पीछे पूछे जाते हैं ना, दोनों प्रश्न आगे पीछे पूछे जाते हैं। दूसरा होता है डी रैम, और डी रैम का पूरा नाम होता है डायनामिक रैम, डायनामिक रैम। ये जो डायनामिक रैम होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है SD रैम और एक होता है DD रैम। SD का मतलब होता है सिंक्रोनस डायनामिक रैम, और इसका मतलब होता है डबल डेटा डायनामिक रैम, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है, वो क्या है, वो ये है कि हम कंप्यूटर में जो रैम यूज़ करते हैं वो है ये वाली, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि कंप्यूटर में DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 रैम लगी है, इसका मतलब हम डायनामिक रैम यूज़ करते हैं। ये रैम हम नहीं लगाते हैं क्योंकि कंप्यूटर में स्टैटिक रैम जो है वो कैश मेमोरी के रूप में काम करती है। स्टैटिक रैम जो है वो कंप्यूटर की कैश मेमोरी होती है। हमें प्रश्न पूछा है SD रैम, देखो एक डी एक्स्ट्रा आया है, खाली एस रैम पूछे तो स्टैटिक रैम, और SD रैम पूछे तो सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहां पर आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर, समझ में आ गया सबको? आ गया भाई, ठीक है। तो रैम 2 प्रकार की, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। स्टैटिक कैश मेमोरी बनती है, डायनामिक रैम 2 प्रकार की, सिंक्रोनस डायनामिक और डिजिटल डेटा भी बोलते हैं या डबल डेटा भी बोलते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न, डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय। देखो अगर आप लोग, हाँ, अगर हम कंप्यूटर में बात करें कि जो सिस्टम डिवाइस के द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन CPU तक पहुंचाओ,
साफ नज़र नहीं आ रहा, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाओ, यूट्यूब की सेटिंग में, और वहाँ से जो क्वालिटी है वो 720 या 1080 पिक्सल कर दो, आपको सब साफ नज़र आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा तो नहीं हो जाए कि अला वहाँ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है और थोड़ी देर बाद में वापस बोले वहाँ मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, ये वाली बात हो जाएगी। वो थी ना एक मूवी, कौन सी आई थी, वो वैसा हो जाएगा। तो थोड़ा जो है ना वो 720, 780, 720 और 1080 पिक्सल चेंज करो, आ जाएगा नज़र, ठीक है। देखो ये प्रश्न जो है वो हार्ड डिस्क से रिलेट करता है, ये प्रश्न जो है वो हार्ड डिस्क से रिलेट करता है। हार्ड डिस्क में हमारे पास में दो अलग अलग टाइम होते हैं, हार्ड डिस्क में हमारे पास दो अलग अलग टाइम होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है गाइस सीक टाइम, और एक जो होता है उसे हम लोग कहते हैं लेटेंसी टाइम। सीक टाइम और लेटेंसी टाइम, एक होता है सीक टाइम, एक होता है लेटेंसी टाइम, ठीक है। हाँ, जादू वाली, हाँ वही बात सही है। मैं भी कंप्यूटर सीखूंगा, हाँ मैं भी कंप्यूटर सीखूंगा, कोई नहीं बेटा, सिखाएंगे सिखाएंगे। तो अब इन दोनों को जब जोड़ें, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, तो इसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का एक्सेस टाइम, ठीक है। यानी कि डेटा को एक्सेस करने में लगा समय, डेटा एक्सेस करने में लगा समय। तो यही हमें पूछा है कि अगर आप डेटा को सीपीयू तक ट्रांसफ़र करते हो तो वो वास्तविक समय है जिसमें डेटा को एक्सेस कर लिया गया है, ठीक है। हाँ हाँ, सीईटी में आए थे, सही भी हुए थे, और यहाँ पर क्लास ली थी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये भी सीईटी 4 फरवरी का शिफ्ट सेकंड का प्रश्न है। क्लियर? हाँ, तो प्रश्न संख्या 10 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्सेस टाइम, यानी कि सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम दोनों सही है। और अगर देखो तो सीक टाइम जो है वो आपका काम आता है कहाँ पर? ट्रैक में, और लेटेंसी टाइम काम आता है सेक्टर में, और जब ट्रैक और सेक्टर को जोड़े तो सारा डेटा हमारा बन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 11, CDR प्रकार की सीडी पर। देखो सीडी दो प्रकार की होती है, सीडी दो प्रकार की होती है। सीडी का मतलब क्या होता है? सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो आप लाते हो ना बाजार से, 5 रुपए की, 10 रुपए की खाली सीडी मिलती है, तो वो आप लोगों की सीडी है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। सीडी जो है आप लोगों की वो होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है CDR, एक होती है CDR, ठीक है, या इसे CD रोम भी बोलते हैं। इस R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल, और इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और जो दूसरी होती है उसे कहते हैं CDRW, CDRW यानी कि रीराइटेबल, ठीक है। अब हमें पूछा है कि CDR जो है उसका मतलब क्या? R का मतलब है रिकॉर्डेबल। अब रिकॉर्डेबल का मतलब हो गया कि ऐसी सीडी, रिकॉर्डेबल का मतलब हो गया कि ऐसी सीडी जिस पर एक बार डेटा लिखने के बाद उसे डिलीट नहीं कर सकते, है ना। ऐसा डेटा, ऐसी सीडी जिस पे एक बार डेटा लिखने के बाद उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं कभी भी। इसका मतलब ऐसी सीडी पर एक बार डेटा लिखो और बार बार उसे पढ़ो, ठीक है। यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं, इस CDR जो है इसे हम लोग बोलते हैं वर्म डिस्क, ठीक है। और वर्म डिस्क का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। तो यानी कि एक बार पढ़ो बार बार, सॉरी एक बार लिखो बार बार पढ़ो, ठीक है। बोलता ना कि वो एक गाना आया था ऐसा ही कुछ पुराने ज़माने में कि भाई ये देखने की चीज़ है, देखने का मेरा दिल रुबा ताल हो, ऐसा कुछ ताल हो, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो ये हो गया कि एक बार लिखना है, बार बार पढ़ना है। अब RW में हम लोग एक बार लिखते हैं, उसे फॉर्मेट कर सकते हैं और फिर वापस लिख सकते हैं, ठीक है। इस बार एग्ज़ाम टफ आएगा क्या? ये जो प्रश्न करवा रहा हूँ ना गाइज,
ये प्रश्न आप लोगों को, ये किताब जो करवा रहा हूं मैं, जो मैंने आपके समक्ष जो किताब रखी है, इस किताब में मैं हमेशा कहता हूं 2008 से स्टार्ट करके 2023 जून तक के पेपर्स हैं कंप्यूटर साइंस के। तो भाई अब प्रश्न आपका कैसा ही आए, भारी आएगा तो भी भारी प्रश्न, अभी पहला दूसरा प्रश्न अपन ने सॉल्व किया है। हल्के प्रश्न आए तो हल्के प्रश्न भी हमने कर लिए। तो आपका कैसा भी पैटर्न आए भाई, एक छोटे से कांस्टेबल एग्जाम से लेकर के, पटवारी से लेकर के, आप राजस्थान का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन कर पा रहे हो, आपके लिए दो ताली तो मैं भी बजाता हूं। इतने खतरनाक खतरनाक सवाल जो मास्टर डिग्री होल्डर्स भी नहीं कर पाते, एंड यू पीपल आर डूइंग। इसका मतलब यू आर वेरी इंटेलिजेंट। समझ में आया क्या? यही चीज है। क्लियर? हाँ, तो भाई हल्का भी है, भारी भी है। अब बीच का पूछेगा वो तुम लोग कर लोगे, ठीक है? तो ये वाली चीज है। हाँ चलो, क्वेश्चन संख्या अगला 11 के बाद हो गया 12। एक सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? छोटा सा सवाल, नन्हा सा सवाल, बर्निंग कहते हैं। और इसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं नेरो स्टार्ट स्मार्ट। नेरो स्टार्ट स्मार्ट नाम का सॉफ्टवेयर आता है, जिसका यूज करके हम लोग सीडी में डेटा लिखते हैं। ठीक है, हम लोग सीडी में डेटा लिखते हैं, और जब सीडी में डेटा लिखते हैं इसका मतलब वो जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपकी कहलाती है बर्निंग। सीडी में डेटा लिखने की प्रक्रिया को हम लोग बर्निंग कहते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला, पेज फॉल्ट तब होता है। देखो, पेज फॉल्ट क्या है? पेज फॉल्ट तब होता है, पेज फॉल्ट कह दो या इसे पेज एरर कह दो, या इसे पेज एरर कह दो। अब पेज फॉल्ट कह दो या पेज एरर कह दो। पेज एरर कब आएगी भाई? जब आप लोग किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी पर्टिकुलर डेटा को, किसी भी पर्टिकुलर पेज को प्रोसेस कर पा रहे हैं ना, किसी भी पेज को आप लोग प्रोसेस कर रहे हैं बट एरर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेज इज नॉट अवेलेबल। भाई सीधी सीधी बात है, पेज इज नॉट अवेलेबल। जब आप लोग किसी पेज को प्रोसेस करते हैं और वो एरर आ जाती है, इसका मतलब पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, पेज फॉल्ट कब आएगा? जब पेज अवेलेबल ही नहीं होगा, है ना। सी क्यों दे रहे हो भाई? अच्छा, किताब में सी। अच्छा, तो जितने भी स्टूडेंट सी ऑप्शन दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है उनको ये प्रश्न नहीं आता है। भाई साहब, किताब में अपडेट करना, हमारे टीम के जो है बड़े डेडिकेटेड सदस्य रामेश्वर लाल जी किताब में बता रहे हैं कि एक प्रश्न गलत आ गया है। हाँ, 16 का सी नहीं होगा, 16 का बी होगा। किताब में अपडेट करना, 16 नंबर प्रश्न, राइट आंसर बी होगा, सी नहीं होगा। ठीक है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग का भी कोई अपडेट नहीं है, जब आएगा तब बताएंगे। ठीक है। आईए में कितने फॉर्म भरे हैं, अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, गो विद दैट वीडियो, है ना। हाँ, पेज आपका मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, 16 का बी हो जाएगा। सी किताब में से करेक्शन कर लेना भाई, इसीलिए तो क्लास चलती है हमारी। मेमोरी विच इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलाटाइल। देखो, स्टैटिक मेमोरी का मतलब क्या होता है? स्टैटिक मेमोरी का मतलब होता है कि जो फिक्स है, जो फिक्स है, एंड उसे नॉट चेंजेबल, यानी कि जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। फिर बोलता है नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, अब नॉन वोलाटाइल का मतलब हो गया कि भाई जो बिजली जाने के बाद, दुख तो बिजली का ही है भाई, बिजली जाने के बाद, लाइट जाने के बाद डिलीट नहीं होती है, लाइट जाने के बाद डिलीट नहीं होती है। तो ये दो दो विशेषताओं वाली मेमोरी कौन सी है? तो ये देखो, जब लाइट की बात आती है तो दो शब्द आते हैं, लाइट की बात आती है तो दो शब्द आते हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम। ध्यान से सुनना कि एक दिन इनकी गली में बिजली आई, रैम और रोम की गली में बिजली आई। ठीक है, तो रैम और रोम को दो भाई थे, इन दोनों भाइयों को, है ना, इन दोनों भाइयों को हो गया बिजली से प्यार, प्रेम।
हैं। अब क्या होगा, तो अब ये होगा भाई कि ये कहती है बिजली कि मैं तो जा रही हूं, हैं, मैं तो जा रही हूं। तो रैम कहता है नहीं भाई नहीं, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। इस चक्कर में रैम जो है कंप्यूटर में बिजली जाने के बाद क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, इसलिए यह स्थायी नहीं है, अस्थायी मेमोरी हो गई। अब जब रोम होता है, रोम कहता है कि तू जाती है तो जा, तू जाती है तो जा, तेरे जाने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा, हैं, तेरे जाने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तू नहीं कोई और सही। क्या ये कहता है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, एक तू ही हसीन नहीं इस दुनिया में सनम, तू नहीं तेरी बहन ही सही। ये क्या हो गया, ये हो गया कि रोम बड़ा जो है ना खतरनाक आदमी है, ये डिलीट जो है वो नहीं होता है। यही बात है यहाँ की, नॉन वोलाटाइल हो गया रोम। क्लियर? हाँ, रोम कहता है कि तू जाती है तो जा, तू जाती है तो जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है भाई, क्लियर? हाँ, तो जो स्टैटिक है, हाँ, तो जो आज तो जाती रहे तू, जा भाई तू आज तो जाती रहे, नहीं जा भाई, दोहरी है। हाँ भाई, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ओ हो 19 नंबर प्रश्न बड़ा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, है ना। हाँ, थोड़ा छोटा मोटा शायरी हम भी कभी कभी कर ही लेते हैं, और क्या, इतनी तो चाहिए कभी कभी। आ जाओ प्रश्न पे आ जाओ। सेंट्रल प्रोसेसिंग, ओ हो प्रश्न देखो, ढक इतो लंबो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम और उनके डेटा को उन पर काम करते समय स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। देखो भाई, कंप्यूटर के अंदर दो काम है, कंप्यूटर के अंदर दो काम है। देखो, एक मेमोरी है डेटा को, एक मेमोरी का प्रयोग जो है वो डेटा को प्रोसेस करने से पहले या प्रोसेस करते समय, डेटा को प्रोसेस करने से पहले या प्रोसेस करते समय। ये भी तो यही कह रहा है, ये कह रहा है कि वह मेमोरी जो प्रोग्राम और उनके डेटा को उन पर काम करते समय स्टोर करने के लिए उपयोग में ली जाती है, इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम। ठीक है, डेटा और निर्देश को अस्थायी रूप से, बिल्कुल अस्थायी रूप से स्टोर करती है, किसी भी स्थान पर यादृच्छिक रूप, यानी कि रैंडम एक्सेस। यस, जो रैम होती है वो रैंडमली चलती है ना, रैम जो है वो रैंडम एक्सेस प्रदान करती है, सीक्वेंशियल या डायरेक्ट एक्सेस नहीं देती है। ठीक है, सॉरी, सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं देती है, रैंडम का दूसरा नाम डायरेक्ट है। राइट आंसर आ जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न, मेन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया। देखो भाई, यानी जैसे यूँ समझो कि ये सीपीयू भैया है, सीपीयू भैया का अधिकार किस तक है, रैम तक। ठीक है, रैम तक। अब आपका डेटा जो है वो रैम से, यानी कि प्राइमरी मेमोरी से जब सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क पर जाता है, जब डेटा मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क पर जाता है, ये जो ट्रांसमिशन है, ये जो, ठीक है, इसे कहा जाता है स्वैपिंग, इसे कहा जाता है स्वैपिंग। राइट आंसर हो जाएगा सी, 20वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। तो जब डेटा को एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में भेजते हो तो इसे हम लोग स्वैपिंग कहते हैं, इसे हम लोग स्वैपिंग कहते हैं। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। मेमोरी कार्ड के संदर्भ में एसडी और एमएमसी क्या क्या मतलब है? देखो भाई, जो मेमोरी कार्ड है, जो मेमोरी कार्ड है, उन मेमोरी कार्ड्स को हम लोग कंप्यूटर की फ्लैश मेमोरी कहते हैं।
उन्हें हम लोग कंप्यूटर की फ्लैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, मेमोरी कार्ड होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एसडी कार्ड। एसडी कार्ड कौन सा कार्ड होता है? जो छोटा वाला कार्ड होता है ना, जो मोबाइल में लगता है। ठीक है, जो छोटा कार्ड है और जो मोबाइल में लगता है, छोटा कार्ड और जो मोबाइल में लगता है, उसे हम लोग एसडी कार्ड कहते हैं। उसे हम लोग सिक्योर डिजिटल कार्ड कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर होता है MMC, यानी कि मल्टीमीडिया कार्ड। मल्टीमीडिया कार्ड, ये जो मेमोरी जो आपके कैमरा वगैरह होता है ना, जिसमें बड़ा वाला कार्ड लगता है, ठीक है, इसे मल्टीमीडिया कार्ड बोलते हैं। तो सिक्योर डिजिटल और मल्टीमीडिया कार्ड, 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? हाँ, वो जीबी तो साइज तो आती है अलग अलग, कोई इशू नहीं है उसका, है ना। चलो अगला क्वेश्चन संख्या 22। नीचे दो कथन दिए गए हैं, देव भाई कथन, ये देखो भाई, यहां से मैनेज कर लेना। चलो, पहला कथन है ये कि जो कैश मेमोरी होती है, जो कैश मेमोरी होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी की अपेक्षा तेज़ है। हाँ, ये तो सही बात है। रैम जो है वो कैश की तुलना में धीरे होती है, यानी कि पहली स्टेटमेंट होती है सही। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो कैश मेमोरी की अपेक्षा प्रोसेसर के निकट होती है। यानी कि देखो भाई, जब हम लोग सीपीयू की बात करें तो सीपीयू की सबसे नज़दीकी जो मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के बाद में जो सबसे नज़दीकी मेमोरी होती है वो होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद में आती है आप लोगों की रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश मेमोरी की अपेक्षा प्रोसेसर के अधिक निकट होती है। तो रैम जो है वो कैश से ज़्यादा निकट है? नहीं, कैश ज़्यादा निकट है। तो ये कहानी जो है वो हो गई है गलत, ये कहानी हो गई है गलत। तो अब देखो भाई, सही गलत क्या है? तो देखो, एक और दो दोनों सत्य नहीं है, दोनों असत्य भी नहीं है, पहला असत्य नहीं है। हाँ, ये वाली बात, एक कथन सत्य है और दो कथन जो है वो गलत है। ठीक है, हाँ। आईए का एग्जाम 9 सितंबर को है बालक। चले आगे, चलो। हाँ भाई, प्रश्न क्या है? प्रश्न है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का। ये कहता है हिंदी में कि एक रैम चिप की क्षमता है 8 बिट्स के 1024 शब्दों की होती है। ठीक है, क्षमता 8 बिट के 1024 शब्दों की क्षमता है। 1 के गुणा 8 रैम से 16 के गुणा 16 रैम बनाने के लिए आवश्यक सक्षम लाइन वाले 2 गुणा 4 डिकोडर की संख्या क्या है? हाँ भाई, एग्जाम पोस्ट ओपन पोन हो गई क्या? नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। हाँ भाई, अभी कुछ नहीं है। पुराना बैच है वो अभी नहीं है, समझाना। मैंने दिया था, ये एग्ज़ाम दिया था, बहुत बढ़िया। 7 आंसर आ गया। चलो 24 में 7, अच्छा ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है जैसे पुराने जख्म ताज़ा हो गए। कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी है? ध्यान से समझना भाई। नंबर ऑफ, और चाहो तो लिख लेना, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस जो होती है वो कितनी है? वो है 16 के। ठीक है, 16 के।
ये बोल रहा है यहाँ पर कि हमारे पास में देखो 16K की जनरल वे में बात करें हम लोग, ठीक है, 16K की जनरल वे में बात करें तो हम लोग यूँ कर सकते हैं कि टोटल 16 पे बात कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये देखो 16K गुणा 16 रैम बनाने के लिए तो हम लोग ये सीधी सीधी बात कर सकते हैं, 16 रैम बनानी है तो मैं बोल सकता हूँ कि कितनी लाइन हो गई है 16, ठीक है। दूसरी बात, हम कितने डिकोडर यूज करेंगे, हम इसके लिए हमें बोला 2 गुणा 4, लेकिन देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहां पर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो अब समझ में आया कि टोटल डिकोडर कौन से यूज करेंगे 4 गुणा 16, ठीक है। जो डिकोडर्स हम लोग यहां पर यूज करेंगे वो गुणा करेंगे, यूज करेंगे 4 गुणा 16, ठीक है, 4 गुणा 16, ये बात ध्यान रखना। अभी तक समझ में आया। तो टोटल एड्रेस लाइन कितनी है 16, हमारे पास डिकोड 2 की पावर 4 है लेकिन एड्रेस लाइन कितनी है 16, तो 4 की पावर में 16 कब आता, 4 चौक 16, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर जो है आपका कितना हो गया 16, ठीक है। लेकिन हमें कितना दिया है 2 गुणा 4 डिकोडर, ये भी समझना। हमें जो यहां पर गिवन है वो क्या है 2 गुणा 4 डिकोडर, एक एक लाइन समझते रहना। हमें दे रखा है 2 गुणा 4 डिकोडर। अब 4 डिकोडर जो है अंदर के लिए, यानी कि कौन से, ये देखो 4 अंदर के लिए 16 बाहर के लिए, हमें तो दिए ही 2 गुणा 4 है। तो हम क्या करेंगे कि 4 डिकोडर जो है इनर लेवल के रिक्वायर्ड, इनर यानी आंतरिक लेवल के लिए रिक्वायर्ड है, जबकि 2 गुणा 4 जो हमें दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें 16 आउटपुट लाइन चाहिए। कहां पर दे रखा है, सबसे पहले तो जब 16 लाइन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा 4 डिकोडर और चाहिए। भाई हमें जो है 2 गुणा 4 डिकोडर कितना दे रखा है, 1 दे रखा भाई, 1 सिंगल, तो हमें क्या चाहिए 1 और चाहिए, इससे तो होगा नहीं। तो जब 2 गुणा 4 का डिकोडर 1 और यूज करूं तो मैं कह सकता हूं कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो सकता है। जब 2 गुणा 4 डिकोडर करेंगे तो हमारा काम हो सकता है। तो हमें यहां पर दी है कहां पर कि 2 गुणा 4 डिकोडर्स विद इनेबल लाइन नीडेड टू कंस्ट्रक्ट 16 के गुणा 16 रैम, तो 1 गुणा 8 है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास टोटल जो कंस्ट्रक्शन है वो है 4, ठीक है, वो है कितना 4, प्लस हमें 1 और एक्स्ट्रा चाहिए, 1 तो है 1 एक्स्ट्रा चाहिए, तो 4 प्लस 1 बराबर हो जाएगा टोटल 5। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर आपका होगा यहां पर बी। हमें ऐसे जो नंबर ऑफ डिकोडर्स हैं, कहते हैं ना कि कितने डिकोडर की संख्या है, तो 2 गुणा 4 1 माने तो हमें तो 2 चाहिए, तो 2 गुणा 4 के 2 यानी कि 4 और 1 टोटल 5 डिकोडर की हमें आवश्यकता होगी, ठीक है। 4 प्लस 1 बराबर 5 डिकोडर, ठीक है। हाँ, अभी कोई पोस्टपोनमेंट नहीं होगा, आपका कोई भी नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ इसका प्रश्न का, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, हो गया। चलो अगला 26 ये कहता है कि एक्सेस टाइम ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। देखो मेमोरी जनरली एक्सेस के हिसाब से 2 प्रकार की होती है, एक होती है सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है, और एक होता है रैंडम एक्सेस। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, एक होता है रैंडम एक्सेस। सीक्वेंस मतलब अगर 1 से 5 तक जाना है तो 2 3 4 5, अगर 1 से 5 जाना है तो सीधा 5। तो सीधी सीधी बात है, यह जो है वो फास्ट है और यह स्लो है। ये कहता है एक्सेस टाइम ऑफ सीक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी सेम एज दैट ऑफ रैम। नहीं, देखो रैम जो है ना वो आपकी रैंडम पे काम करती है, इस पे, तो लेस देन दैट ऑफ रैम। रैम से सीक्वेंशियल एक्सेस का एक्सेस टाइम कम होगा, नहीं होगा।
हायर देन, हाँ रैम फास्ट है और ये वाली आपकी जो है वो धीरे है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, रैम जो है रैम से ज्यादा ही होगा भाई एक्सेस टाइम सीक्वेंशियली एक्सेस का। क्यों? क्योंकि सीक्वेंशियल एक्सेस एक एक करके पहुंचेगा तो धीरे है, रैम सीधी पहुंच जाती है तो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है। तो रैम का एक्सेस टाइम जो है वो सीक्वेंशियली एक्सेस टाइम, एक्सेस जो मेमोरी होती है उसकी तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है रैम, क्योंकि फास्ट है। और सेकेंडरी मेमोरी या जो दूसरी हमारे पास सीक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी है वो थोड़ी सी स्लो है। क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी होती है, वर्चुअल मेमोरी होती है, देखो वर्चुअल मेमोरी की बात करें, वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो ये वास्तव में होती नहीं है, ये है कंप्यूटर की आभासी मेमोरी है, ठीक है। काम किस प्रकार से करती है, काम करती है रैम के प्रकार से, या हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी के रूप में, ठीक है। अब ये क्योंकि देखो वास्तव में लगाई नहीं जाती है और कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी या रैम की तरह काम करती है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी का भ्रम, इसलिए हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी का भ्रम, ठीक है। तो बड़ी मुख्य मेमोरी, बड़ी सेकेंडरी मेमोरी नहीं, मेमोरी का भ्रम। तो 27 का राइट आंसर भी आपका हो जाएगा सी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी का विघटन, विघटित प्रकार का भ्रम भी बोलते हैं, अत्यंत बड़ी मेमोरी का भ्रम, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर रैम आपके कंप्यूटर में माना कि 4 GB की है तो वर्चुअल मेमोरी कितनी हो जाएगी, गुणा 3 यानी कि 12 GB की। तो रैम की तुलना में वर्चुअल मेमोरी की साइज़ हमेशा ज़्यादा होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो आज क्वेश्चन नंबर 27 हो गया था। 28 नंबर प्रश्न स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। किसी फाइल का मानचित्रण होता है। मैपिंग ऑफ ए फाइल इज मैनेज्ड बाय सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर साइबर फोरेंसिक, 11 जून 2022 को आया था। देखिए, अरे भाई एग्ज़ाम अक्टूबर में बता रहा है तो एग्ज़ाम की जब खबर आएगी तो मैं आपको यूट्यूब पे बता दूंगा, और जब तक खबर नहीं आती या जब तक मैं नहीं बताता तब तक आप लोग वेट करो। 9 सितंबर मान के ही चलना है आप लोगों को, ठीक है। तो किसी भी फाइल का मानचित्रण यानी कि मैपिंग, यानी कि यूँ समझ लो कि किसी भी फाइल की, यानी कि यूँ समझ लो कि किसी भी फाइल के बारे में जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, किसी भी फाइल की जो कंप्लीट डिटेल है वो आप लोगों को कहाँ मिलने वाली है, वो मिलने वाली है फाइल के बारे में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं फाइल अबाउट फाइल, यानी कि किसी फाइल के बारे में जानकारी। और इसे हम लोग पढ़ते हैं किसके रूप में, इसे हम लोग पढ़ते हैं फाइल का मेटा डेटा के रूप में, ठीक है। देखो हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब डेटा के बारे में, डेटा भाई डेटा के बारे में अतिरिक्त डेटा हमें अगर चाहिए तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मेटा डेटा। और फाइल के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, एक फाइल के बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, तो हम लोग यूज़ करते हैं फाइल अबाउट फाइल या फाइल मेटा डेटा। क्लियर? क्वेश्चन संख्या 29, राइट आंसर आपका हो जाएगा फाइल मेटा डेटा। क्वेश्चन संख्या अगला 30वां, डैश फाइल जो है वो वहाँ प्रयुक्त होती है, कहाँ, जहाँ अधिक तीव्र गति की आवश्यकता हो, जहाँ पर स्थित लंबाई के रिकॉर्ड प्रयुक्त हो और जहाँ पर हमेशा एक बार में एक रिकॉर्ड अभिगमित किया जाता है। यानी कि वापस सुनो कि डैश आर ऑफन यूज्ड वेयर वेरी रैपिड एक्सेस इज रिक्वायर्ड, यानी कि बहुत तेज गति से एक्सेस जो है वो आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है। वेयर फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स आर यूज्ड एंड वेयर रिकॉर्ड्स आर ऑलवेज एक्सेस्ड वन एट ए टाइम, ठीक है। डायरेक्ट फाइल, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल, इंडेक्स्ड फाइल या सीक्वेंशियल फाइल। क्वेश्चन संख्या 30। देखो बात को समझो कि जब आप लोगों के पास में बहुत सारी है ना, देखो जब आपके पास में बहुत सारा डेटा है, ठीक है, या बहुत सारी फाइल्स है, ठीक है।
अब एक छोटी सी बात हो गई कि जब आप लोग यहाँ पर, जैसे ये कह रहा है कि जहाँ पर तेज गति की आवश्यकता है और जहाँ पर लंबाई के रिकॉर्ड प्रयुक्त हो, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा हो और रोज एक ना एक डेटा जो है एक्सेस करना पड़े। क्या बोल रहा है कि रिक्वायर्ड वेयर फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड आर यूज्ड एंड वेयर रिकॉर्ड्स आर ऑलवेज एक्सेस्ड वन एट ए टाइम। एक बार में एक ही एक्सेस करना, पहला, फिर दूजा, तीजा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे सीक्वेंस चलती रहेगी। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? डायरेक्ट फाइल्स का, डायरेक्ट फाइल्स। ठीक है, इसे हम लोग रैंडम भी कहते हैं। आप लोगों को जो फाइल जहां से एक्सेस करनी है वहां से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन एक बार में केवल एक। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी ही दो होती है ना, कंप्यूटर जो है वो दो होती है। ठीक है, हाँ, है ना। कंप्यूटर में जो फाइलें होती है, मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होता है सीक्वेंशियल, एक होता है रैंडम। सीक्वेंशियल मतलब हमें 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में चलना, और हमें जब बात करें रैंडम तो कहीं से भी किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर है। क्लियर? तो 30 नंबर प्रश्न, डायरेक्ट फाइल वहां पर प्रयुक्त होती है जहां पर आपको तेज अधिगम से, भाई एक के बाद में 100 नंबर एक्सेस करना है, 100 के बाद 600 नंबर एक्सेस करना है, 600 के बाद 3 नंबर एक्सेस करना है, तो यही तो डायरेक्ट हुआ। अब माना कि एक के बाद में आप लोग 50 पे जा रहे हो, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा, तो फिर रैपिड कैसे हुआ? जबकि ये तो बोल रहा है कि रैपिड एक्सेस रिक्वायर्ड है, तेज गति से एक्सेस है। ठीक है, राजस्थान पुलिस के लिए भी कंप्यूटर की ये जो बुक निकाली हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे एग्जाम है, इसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के भी जो है आपके सवाल अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाले भी यही किताब खरीदेंगे, क्योंकि ये कॉमन बुक है राजस्थान के सारे एग्जाम्स की। तो चाहे राजस्थान का कांस्टेबल बनना हो, चाहे राजस्थान में आरएस मेंस क्लियर करना हो, कंप्यूटर अगर आता है तो फिर आपका यही है। ठीक है, क्योंकि इसमें आरएएस के सवाल भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अगला 31, डैश बाइट आकार के डेटा को बिग डेटा कहते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। और कल मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। कौन सी साइज का डेटा मेटा डेटा कहलाता है? बिग डेटा जिसे बोलते हैं। हाँ, और नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इंडेक्सिंग मेथड जो है वो डेटा को एक्सेस करने की मेथड है ही नहीं। डेटा को एक्सेस केवल दो ही प्रकार से कर सकते हैं, या तो रैंडम या फिर आपका सीक्वेंशियल। इंडेक्सिंग तो एक मेथड है डेटा को अरेंज करने की, तो इंडेक्सिंग यहां पर यूज नहीं होगी। हाँ, पेटाबाइट जो है वो साइज का डेटा जो है वो आप लोगों का कहलाता है क्या? बिग डेटा। ठीक है, बिग डेटा क्या कहलाता है? बिग डेटा। ठीक है, चलो अगला सवाल 33। देखो क्या कहता है कि यदि एक कैश मेमोरी को 30 NS का मतलब होता है नैनो सेकेंड्स, NS का मतलब होता है नैनो सेकेंड्स। ठीक है, और मुख्य मेमोरी को 150 NS यानी कि नैनो सेकंड के एक्सेस समय की आवश्यकता है। मतलब कैश मेमोरी तो 30 नैनो सेकंड लेती है और मुख्य मेमोरी 150 नैनो सेकंड लेती है, यानी कि जो तेज है वो तेज है। ठीक है, तो सीपीयू का औसत एक्सेस टाइम क्या होगा? हिट रेशियो। देखो, सीपीयू कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस को हिट रेशियो में मापा जाता है। तो अब आपको पूछा है कि एवरेज एक्सेस टाइम, और एवरेज एक्सेस टाइम कैसे निकालोगे? तो एवरेज एक्सेस टाइम की अगर मैं बात करूं, एवरेज एक्सेस टाइम की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास में 3 चीजें दे रखी है जिनको फॉर्मूले में यूज करना। ठीक है, सबसे पहले लेना है कैश मेमोरी का हिट रेशियो। कैश मेमोरी का हिट रेशियो, कैश मेमोरी का हिट रेशियो। ठीक है, उस हिट रेशियो को गुणा करोगे कैश के एक्सेस टाइम से। ठीक है, इसको गुणा कर दिया कैश मेमोरी के एक्सेस टाइम से। ठीक है, तो कैश का हिट रेशियो कैश के एक्सेस टाइम से गुणा हो गया, प्लस जोड़ेंगे कैश का जो मिस टाइम हुआ है या कैश से जो समय बच गया है, जो मिस हो चुका है, उसको गुणा करेंगे पेनल्टी से, उसको गुणा करेंगे मिस करने की पेनल्टी से,
उसको गुणा करेंगे मिस करने की पेनल्टी से, और वो पेनल्टी जुड़ेगी मेमोरी के एक्सेस टाइम में, है ना। वो पेनल्टी जुड़ेगी मेमोरी के एक्सेस टाइम में, वो पेनल्टी जुड़ेगी मेमोरी के एक्सेस टाइम में, ठीक है। वापस सुनना भाई, एक्सेस टाइम हिट रेशियो गुणा एक्सेस टाइम प्लस कैश का मिस टाइम गुणा मिस पेनल्टी प्लस मेमोरी का एक्सेस टाइम, ये आपस में जुड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हिट रेशियो जो है वो 80% है, यानी कि 0.8 मान लो, 80% है यानी कि 0.8 मान लो, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में एक्सेस टाइम दे रखा केस का 30, तो इसको गुणा कर लो 30 से, ठीक है। प्लस केस का जो मिस है वो हमारे पास में जो है, सिंपल की बात करें तो हमने जैसे टोटल माना 1, लेकिन ये बोलता है कि भाई हिट रेशियो 80% है, टोटल कितना होता है 100%, तो हम इसे कहेंगे कि जो यहां पर केस का मिस है वो है 1 से जब 0.8 माइनस निकालेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा मिस। अब देखो, गुणा हमने ब्रैकेट में लिखा है मिस की पेनल्टी प्लस मेमोरी का एक्सेस टाइम, तो जो पेनल्टी है वो हमारे पास कितनी होगी, वही होगी जो इसका एक्सेस टाइम है। तो 30 प्लस क्या एक्सेस टाइम कितना है 150, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे 30 प्लस 150 से, ठीक है, 30 प्लस 150 से, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो भाई, 8 × 24, 0 के बीच में पॉइंट लग जाएगा, तो ये तो आ गया 24 यहाँ पे, ठीक है। प्लस 1 में से 0.8 गया, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 150 बराबर हो जाएगा 180, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 18 दूना 36, ठीक है, 36 और 0, 1 के बाद 0, तो ये हो गया केवल और केवल 36, केवल और केवल 36। जब दोनों को जोड़ेंगे 24 और 36 को, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 60, और ये भी मिलेगा एनएस में, नैनो सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? हाँ, यस। तो हमारा सीधा सीधा मेथड है कि जो पेनल्टी है उसको हमें जब एक्सेस टाइम से जोड़ देंगे गुणा करने के बाद, तो हमारा आंसर क्लियर आ जाएगा, ठीक है। मैं इधर आ जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 8 कैसे आया, ये 8, ये 80% दे रखा है ना, तो इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 0.8। भाई टोटल तो 1 है, तो 80% कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। टोटल 1 है तो फिर 80% कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। उतारो यहां तक सब लोग। एक मैसेज बार बार नहीं करो, ना यहां का नियम है यूट्यूब का, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा स्थायी रूप से। इस मैसेज को यहीं पर रोक लो। चलें भाई आगे। एग्जाम कब होगा, ये इनके दुखड़े आप लोगों के कम क्यों नहीं होते? आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो, अपनी रामलीला गाते रहते हो। आपको बोल दिया एग्जाम जो है आप लोगों का 9 सितंबर दे रखी है RSMSSB बोर्ड ने, तो काहे सेम सेम मैसेज करते जा रहे हो? 9 सितंबर है अभी तक, यही हुआ है ना अभी तक कि 9 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, तो बस 9 सितंबर मान के चलो। क्लियर? चले आगे। बिहार वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिलेंगे किस में, वो मिलेंगे आप लोगों को उसमें TG2 वाली किताब में, ठीक है। एग्जाम कब होगा? अब यार ये ना इरिटेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ओके ओके, हाँ जब एक होगा तब एडमिट कार्ड आ जाएंगे, काहे दुख देख रहे हो जीवन में, ठीक है। चलो, मुझे तो आई फ्लू का दुख है, आई फ्लू का दुख है, एक एग्ज़ाम नहीं होने का दुख, एक एग्ज़ाम होने का दुख, एक का नहीं है उसको ये समझ में नहीं आया उसका दुख, एक समझना नहीं चाहते उसका दुख, ठीक है। अब यार हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। तो ये समझ में आ गया आपको। चलें आगे। अब इन सब में क्या होता है कि इफ़ एनी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, जब कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ना, वो कहाँ पर चला जाता है स्क्रॉल होते हुए पता ही नहीं चलता। इसलिए आप लोग जो है ना ये मत किया करो, ठीक है।
TG2 की ही प्रैक्टिस बुक है सर। हाँ, इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे, नाम पर्टिकुलर नहीं लिखा हुआ है। MIMD से क्या समझते हैं? MIMD का मतलब होता है कि जब आप लोग कंप्यूटर को मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देना चाहो, ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देना चाहो और साथ में डेटा भी मल्टीपल हो, इसलिए उसे MIMD कहते हैं, ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, अगला है सवाल 35। यदि पेज का आकार बढ़ता है तो आंतरिक विखंडन भी क्या होता है? असिस्टेंट डायरेक्टर साइबर फोरेंसिक। देखो, इफ द पेज साइज इंक्रीजेज द इंटरनल फैक्ट, देखो जब पेज की साइज बढ़ेगी तो आंतरिक जो विखंडन है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा भाई। जब पेज बढ़ेगा तो अंदर जो डेटा होगा वो आप लोगों का बिखरेगा, जब पेज बिखरेगा तो डेटा भी बिखरेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब पेज का आकार बढ़ेगा तो विखंडन भी जो है, उसका फ्रेगमेंटेशन भी है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, वो भी आपका बढ़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन संख्या 35, राइट आंसर आपका हो जाएगा इंक्रीजेज यानी कि बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की पारंपरिक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें अतिरिक्त तुलना सर्किट होता है, यानी कि एडिशनल कंपेयर सर्किट, जो एकल ब्लॉक यानी कि सिंगल क्लॉक साइकिल में एक सर्च ऑपरेशन को पूरा करना सक्षम बनाता है। देखो एडिशनली है ना, एडिशनली जो है वो दी गई है यहाँ पर, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर मेमोरी विद एन एडिशनल कंपेयर सर्किट दैट इनेबल्स अ सर्च ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इन अ सिंगल क्लॉक साइकिल। यानी कि क्या हुआ कि ऐसी पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल है ना, कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर मेमोरी जिसमें अतिरिक्त तुलना सर्किट यानी कि कंपेयर सर्किट होता है, जो सिंगल साइकिल क्लॉक साइकिल में एक सर्च ऑपरेशन पूरा करता है, ठीक है। तो यह आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों का प्रश्न जो है वो बात करता है इकलौती मेमोरी, जो एसोसिएटिव यानी कि जो संदर्भित मेमोरी कहते हैं, है ना। जब हम लोग बात करें कि भाई हार्ड डिस्क के संदर्भ में हम लोग रैम लगाते हैं ताकि डेटा को एक्सेस किया जा सके, तो ऐसे संदर्भित मेमोरी होती है, एसोसिएटिव मेमोरी होती है जो इसमें यूज होती है, ठीक है, जो इसमें यूज होती है। क्लियर? एसोसिएटिव मेमोरी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का डेटा विद्युत रूप से यानी कि इलेक्ट्रिकली, देखो रोम है दोनों ऑप्शन, तो हमारे पास में जब हम लोग रोम की बात करें तो 4 रोम होती है। एक होती है एम रोम जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता, दूसरी होती है पी रोम जिसको भी डिलीट नहीं किया जा सकता, तीसरी होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिससे अल्ट्रा वायलेट रेज से डिलीट कर सकते हैं, फिर होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पूछा है कि बिजली से किसको मिटा सकते हैं, तो बिजली से तो भाई केवल और केवल सेकंड को मिटा सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल में आया था 15 मई 2022। क्लियर? हाँ, अगला प्रश्न, यदि एक हार्ड डिस्क में 10 रिकॉर्डिंग सतह है और प्रत्येक सतह में 5 ट्रैक हैं तो उसमें कितने सिलेंडर होंगे? पुलिस कांस्टेबल में पूछा था। देखो भाई, एक हार्ड डिस्क में, ठीक है, एक हार्ड डिस्क में 10 सरफेस हैं, 10 सरफेस हैं, ठीक है, और प्रत्येक सरफेस पर 5 ट्रैक्स हैं, 5 ट्रैक्स हैं। तो यहां से ध्यान रखना, अगर आपको पूछे कुल ट्रैक्स कितने हैं हार्ड डिस्क में, तो कुल ट्रैक्स की संख्या हो जाएगी 10 × 5 = 50, ठीक है। अगर आपको पूछे यहाँ पर कि टोटल सिलेंडर्स कितने होंगे, टोटल सिलेंडर कितने होंगे, तो वो होंगे 5, यानी कि एक सतह पर, यानी कि एक सतह पर, एक सरफेस पर जितने ट्रैक्स होंगे, एक सरफेस पर जितने ट्रैक्स होंगे उतने ही सिलेंडर होंगे, ठीक है। तो एक सरफेस पर अगर 5 ट्रैक हैं तो सिलेंडर की संख्या भी 5 होगी।
तो सिलेंडर की संख्या भी आपकी 5 ही होगी। क्लियर? कुछ लोग यहाँ पर 50 ले रहे हैं, तो 50 टोटल ट्रैक हो सकते हैं। एक सतह पर अगर 5 ट्रैक हैं तो 5 ही सिलेंडर होंगे। एक सतह पर 50 ट्रैक हैं तो वहां पर सिलेंडर भी 50 ही होंगे। टोटल ट्रैक नहीं चाहिए, सिंगल सरफेस पर ट्रैक चाहिए। तो एक सरफेस पर एक ट्रैक है तो टोटल सिलेंडर भी आपका एक ही होगा। ठीक है? तो जितने ट्रैक होंगे उतने ही सिलेंडर होंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? पहली बात यहां से यहां तक, प्राथमिक स्टोरेज की एक्सेस स्पीड जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में अधिक होती है। देखो, एक्सेस ज्यादा होगा, है ना? एक्सेस स्पीड अगर ज्यादा होगा तो वहां पर स्पीड भी हमारी क्या होगी? थोड़ी कंपैरेटिबल होगी। तो प्राइमरी मेमोरी तेज है, यानी कि एक्सेस स्पीड जो है वो ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं यह सही है। ठीक है? हार्ड डिस्क एक तृतीय है, नहीं, हार्ड डिस्क द्वितीय है। तो एक सही एक गलत। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर बी। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर बी। क्लियर? राइट आंसर हो जाएगा बी, 44। राइट आंसर बी। ठीक है? राइट आंसर बी। चलो अगला सवाल। अगला सवाल 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? ग्राम सेवक 27 दिसंबर को आया था। हार्ड डिस्क के प्रकार नहीं हैं शॉकले, बर्नौली, विंचेस्टर, डिस्क पैक। तो भाई साहब सारी हार्ड डिस्क है, केवल शॉकले जो है वो हार्ड डिस्क नहीं होती है। निम्नलिखित में से बर्नौली, विंचेस्टर डिस्क होती है, डिस्क पैक भी होता है। हार्ड डिस्क को डिस्क पैक भी कहते हैं। बर्नौली ने जो बनाया था अपना डिस्क, उसे भी हार्ड डिस्क कहते हैं, लेकिन बर्नौली डिस्क भी कहते हैं। शॉकले जो है वो किसी भी प्रकार की डिस्क नहीं होती। शॉकले कौन था? शॉकले वो थे जिन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया था। याद है आपको? हाँ, विलियम शॉकले जिन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया था। हाँ जी। अगला प्रश्न सही मिलान करें भाई। सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्टिकल स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी और स्मॉलेस्ट मेमोरी इकाई। तो भाई सेकेंडरी मेमोरी आपकी बिट, डिस्केट, कॉम्पैक्ट डिस्क, केवल पठनीय मेमोरी और रैम। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डिस्केट, और डिस्केट यानी कि होता है फ्लॉपी। तो फ्लॉपी सेकेंडरी मेमोरी हो गई। उसके बाद में हमारे पास में है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल यानी कि रोम। रोम यानी कि जिसमें डेटा को रीड और राइट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेजर का। ठीक है? और उसके बाद में आता है आंतरिक मेमोरी यानी कि रैम। सबसे स्मॉलेस्ट जो है मेमोरी की इकाई वो होती है बिट। ठीक है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए। दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट। दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट। क्लियर? ए ऑप्शन जो है वो सही है। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? स्टैटिक रैम है ये तो, स्टैटिक रैम। डी रैम यानी कि डायनामिक रैम। पी रैम होती नहीं है। डीडीआर जो है डबल डेटा रैम, डबल डेटा जो है यूज होती है। ठीक है? डायनामिक रैम की तुलना में। तो स्टैटिक रैम जो है वो आप लोगों की कंप्यूटर में लगती है कैश मेमोरी के रूप में, और डायनामिक रैम वो होती है जिसे हम लोग वास्तविक रैम के रूप में यूज में लेते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब हो गया कि डायनामिक रैम जो है वो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बनती है। आपसे पूछा ना कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी, तो एस रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी नहीं है, डी रैम होती है जिसमें हम वास्तविक डेटा स्टोर करते हैं। कैश मेमोरी पर हमारा नियंत्रण नहीं है, वो अपने आप चलती है। तो कंप्यूटर में स्टैटिक रैम जो होती है वो कंप्यूटर की कैश मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की जो डायनामिक रैम होती है वो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहलाती है। ठीक है? चलो
प्रश्न दिख जाएगा मेरे हिसाब से। चलो, हाँ भाई, पहला स्टेटमेंट है कि कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन द रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि पहली बात तो सही हो गई, ठीक है। दूसरी बात, द सीपीयूज लॉजिकल यूनिट कंपेयर्स नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, कंपैरिजन का ही काम है उसका। तीसरी लाइन यहाँ पर, द कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यस, कोऑर्डिनेशन का ही काम है, नियंत्रण का ही काम है। यानी कि तीनों ही बातें सही है। और ये आपके जो है ये पुलिस कांस्टेबल का जो है वो एग्ज़ाम का है, ठीक है। हाँ, पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है 13 मई 2022। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। चलो, एक उपकरण और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा का विनिमय बिना प्रोसेसर को बीच में लाए करता है। कौन? विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन अ डिवाइस एंड मेन मेमोरी विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेसर। देखो, प्रोसेसर तो वैसे भी काम नहीं करता, फिर भी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू को बीच में लाए बिना, प्रोसेसर को बीच में लाए बिना सीधा डेटा एक्सेस अलोकेट कर देती है? उसे कहते हैं डायनामिक, या उसे कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी अलोकेशन। उसे कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी अलोकेशन। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, डीएमए। यानी कि डायनामिक मेमोरी अलोकेशन जो होता है उसके अंदर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को सीधा मेमोरी जो है अलोकेट कर देते हैं एंड देयर आफ्टर इट गेट्स प्रोसेस्ड, है ना, वो आराम से प्रोसेस होती जाती है, ठीक है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न 55। एक 4x16 डिकोडर बनाने के लिए न्यूनतम कितने 3x8 डिकोडर चाहिए? ठीक है। हाँ, देखो ध्यान से बताओ कि 4x16 डिकोडर बनाना है और न्यूनतम कितने 3x8 डिकोडर चाहिए। अब आपके पास में जो ऑप्शन है वो ये है कि आपके पास में 3x8 है और ये है आपके पास में 1। अब 8 को और 8 को अगर ऐसा ही एक और हो जाए 3x8 तो 8 और 8 हो जाएगा 16, 3 और 3 हो जाएगा 6। तो ये 2 का हो जाएगा आपका डिवाइडेशन और ये 8 8 16 हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6x16 जो है वो आप लोगों का बन जाएगा। तो हमें ऐसे 3x8 वाले डिकोडर जो है वो 2 चाहिए और 2 डिकोडर लेंगे तो हमारा काम बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अरे भाई, ये आपको जितने भी कोर्स से रिलेटेड समस्या है, जितने भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड समस्या, उन सभी के लिए टीम को फोन कर लो। यहां पर कोई सोल्यूशन नहीं मिल सकता आपको और मुझे पता भी नहीं है और मैं कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं दे पाऊंगा। इससे बेहतर है टीम को फोन कर लो यहां पर डिस्टर्ब करने की बजाय, ठीक है। टेक्निकल टीम का नंबर है, उनको फ़ोन करो, मेरे ये प्रॉब्लम है कोर्स में या टेस्ट सीरीज़ में, वो आपको ज़रूर जवाब देंगे, बट मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में, ठीक है। और ना मैं बता सकता हूँ तुम्हें इसके बारे में कुछ। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करे तो करे, लेकिन एग्जाम में तो आ रखे हैं, देखो। चलो, कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है? 8 नवंबर कांस्टेबल। देखो, सारी चीजें हो सकता है, ठीक है, सारी चीजें कंप्यूटर में हो सकती है। देखो वहां पर ये था कि 3x4 का डिकोडर है, ठीक है, और हमें चाहिए 4x16 का आउटपुट, ठीक है, ये है, लेकिन ये चाहिए। अब इसका आउटपुट और इसका आउटपुट देखना है, तो 4 का कितना स्क्वायर करे कि 16 आ जाए, तो 4 का स्क्वायर करे तो 16 आ जाएगा। मतलब हमें टोटल कितने डिकोडर चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। हाँ, हमें हाँ, तो वहां पर सोल्यूशन नहीं हुआ तो यहां पर तो हो ही नहीं सकता, जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई, क्या होने की संभावना नहीं होती है। तो 512 GB की रैम तो वैसे भी नहीं होती, ये संभव है। USB संभव है, कीबोर्ड संभव है। तो 512 GB की रैम जो है किसी भी ऑफिस में जो है वो नहीं हो सकती। 56 का राइट आंसर ए, ठीक है। मेमोरी की उसकी संग्रहण क्षमता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। तो देखो भाई, सबसे छोटी होती है रजिस्टर,
फिर बनती है कैश मेमोरी, फिर बनती है रैम या प्राइमरी मेमोरी, फिर बनती है आपकी वर्चुअल मेमोरी, फिर बनती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो देखो हार्ड डिस्क बढ़ते क्रम में तो नहीं हो सकती, हार्ड डिस्क यहाँ पर भी नहीं होगी। रजिस्टर ठीक है, कैश ठीक है, रैम ठीक है, हार्ड डिस्क सही है। रजिस्टर के बाद में रैम के बाद कैश जो है वो नहीं आएगी, यानी कि 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। रजिस्टर के बाद कैश, कैश के बाद में आप लोगों की आ जाएगी रैम, और रैम के बाद में आ जाएगी आप लोगों की हार्ड डिस्क। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन संख्या अगला, बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? देखो 2 MB आंसर जो है वो सारे जो है किस में है? बाइट्स में। तो हम ये कहते हैं कि सर 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट। भाई 1 MB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट होते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि सर कितने MB हैं? 2 MB। ठीक है, तो 2 गुणा 1024 किलोबाइट होता है। ठीक है, और 1 KB में 1024 बाइट, तो यानी कि 1024 और आ जाएगा। तो 2 गुणा 1024 गुणा 1024। क्लियर? 66 का राइट आंसर ए, क्योंकि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, है ना, और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होता है? आपको मेमोरी की सीक्वेंस याद होनी चाहिए। किसमें सबसे ज़्यादा रखते हैं? कैश कम है, हार्ड डिस्क ज़्यादा है, रैम कम है, रजिस्टर कम है। 67 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि हार्ड डिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, चलो 1 गीगाबाइट का सही मूल्य क्या है? देखो भाई 1 गीगाबाइट यानी कि 2 का पावर 30, यही होता है। 1 गीगाबाइट यानी 2 का पावर 30 होता है। हमें पूछा है MB, KB, TB, बाइट। ठीक है, तो देखो 1 KB में 1 किलोबाइट में 2 की पावर 10 होता है, 1 मेगाबाइट में 2 की पावर 20 होता है, 1 GB में 2 का पावर 30 होता है। हमें बोल रहा है 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य, तो 1 GB का पूछ रहा है। 2 की पावर 30 बाइट नहीं है, 2 की पावर 20 किलोबाइट नहीं है, 2 की पावर 10 मेगाबाइट है, यानी कि 70 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 2 की पावर 10 मेगाबाइट। क्लियर? दो की पावर 10 MB, क्योंकि फिर 10 KB के और 10 बाइट के ऑटोमेटिकली बच गए, तो 2 की पावर 30 नहीं होगी, 2 की पावर 10 MB हो जाएगी। चलो आगे बात करते हैं। फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्या स्टोर कर सकता है? जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जो आपका ये वाला है वो क्या स्टोर कर सकता है? तो देखो फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक बार में 1 बिट डेटा स्टोर करता है। ठीक है, एक बार में 1 बिट डेटा स्टोर करता है, यानी कि डेटा का 1 बिट स्टोर करता है। 74 का ए हो गया, 74 का ए हो गया। चलो, एक निबल में कितनी बिट्स होती है? तो देखो भाई सबसे छोटी होती है बिट, यानी कि 0 या 1। फिर आता है निबल, और निबल के अंदर होती है 4 बिट्स, इसे 2 की पावर 2 भी बोलते हैं। फिर होता है बाइट, इसमें 8 बिट्स और 2 की पावर 3 भी बोलते हैं। तो निबल में कितनी बिट्स होती है? 4 बिट्स होती है। ठीक है, निबल में कितनी बिट्स होती है? तो 4 बिट्स होती है। क्वेश्चन संख्या अगला,
डैश को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। हेडमास्टर में भी आया और पटवार मेंस में भी आया। मतलब कंप्यूटर में कुछ ऐसी मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर में कुछ ऐसी मेमोरी जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग बोलते हैं डायनामिक रैम। उसे हम लोग बोलते हैं डायनामिक रैम। ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा को बनाए रखने के लिए उसे प्रति सेकंड रिफ्रेश करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी डायनामिक रैम हो गया। जब कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा को लगातार बनाए रखने के लिए उसे बार बार रिफ्रेश किया जाता है, तो प्रश्न कैसे बन सकते हैं? आंसर डायनामिक रैम ही होगा। ठीक है। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष, देखो जब हम लोग मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, तो मैग्नेटिक डिस्क में क्या किया जाता है कि मैग्नेटिक डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए ये जो डिस्क बनती है, इसमें हार्ड डिस्क पूछा है, तो हार्ड डिस्क की जो डिस्क होती है वो एल्यूमिनियम से बनती है, और ये जो डिस्क होती है इसके इस साइड में और नीचे की साइड में हम एक पदार्थ का नाम लेप करते हैं जिसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड जो है ये चुंबकीय धात्विक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटेलिक भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक भी बोल सकते हैं। तो चुंबकीय धात्विक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है जो डेटा को स्टोर करता है। क्लियर? 80 नंबर प्रश्न, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 80 का ए। 81 मेन स्टोरेज क्या है? एक्यूमुलेटर, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर यूनिट या मेमोरी। देखो मेमोरी दो ही प्रकार की होती है, या तो प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, और कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो मेमोरी होती है मुख्य भंडारण, मेन स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब बहुत सारे हैं, है ना। सीडी रोम, देखो सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यानी कि एक बार डेटा को लिखने के बाद केवल पढ़ सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? देखो भाई, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी जो है वो है रजिस्टर, फिर आती है कंप्यूटर में कैश मेमोरी, फिर आती है इस कंप्यूटर के अंदर हमारे पास में रैम, है ना, रैम, और फिर आती है हमारे पास में वर्चुअल मेमोरी, फिर हमारे पास में आती है रोम, फिर आती है हमारे पास में सेकेंडरी मेमोरी। आपसे पूछा सबसे तेज, अब सबसे तेज में अगर आपके कंप्यूटर में सबसे तेज का सवाल पूछा है और कंप्यूटर में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि रजिस्टर का, ठीक है, तो रजिस्टर का नहीं है तो फिर हम लोग कैश मेमोरी ले लेंगे सेकंड नंबर। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है। ठीक है, 8 बिट कोड द्वारा प्रदत्त पैटर्न की संख्या, देखो 8 बिट यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें कितने अधिकतम नंबर होंगे? तो देखो 2 की पावर 1 2 4 8 16 32 64 128, जब सबको जोड़ेंगे तो आंसर स्वरूप हमें मिलेगा 256 और राइट आंसर हो जाएगा बी। कंपाइलर 2016 में आया था। ठीक है, कंपाइलर एग्जाम 2016 में ये प्रश्न जो है आपको पूछा गया था। प्रश्न संख्या 91, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, फिर आता है प्रश्न संख्या 92, 1 GB बराबर MB बराबर KB। तो देखो भाई 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB। 1 MB में कितने KB होते हैं? 1024 KB। ठीक है, अब सीक्वेंस सेट कर दो। 1 GB बराबर 1024 MB बराबर KB चाहिए,
तो देखो भाई 1 MB में कितने KB 1024 होते हैं, और 1024 MB में कितने हो जाएंगे 1024 गुणा 1024। ठीक है, तो 1024 गुणा 1024। प्रश्न संख्या 92, राइट आंसर ए। ठीक है, 92 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1024 कॉमा 1024 गुणा 1024, 92 का ए। चलो अगला सवाल, ऑप्टिकल स्टोरेज क्या है? देखो ऑप्टिकल स्टोरेज ये सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार हैं। सेकेंडरी मेमोरी एक होता है ऑप्टिकल स्टोरेज, एक होता है मैग्नेटिक स्टोरेज, और एक होता है फ्लैश। ऑप्टिकल में आता है CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। मैग्नेटिक में आता है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, और यहाँ पे आता है आपका पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, हमें पूछा है ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस कौन सी है? सीधा सीधा आंसर है DVD जो है वो आपकी क्या है? ऑप्टिकल है। ठीक है, क्लियर? चलो अगला, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? अभी अभी पढ़ा था, कॉम्पैक्ट डिस्क बोल दो या CD बोल दो, इसे हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टिकल मेमोरी की कैटेगरी में। ठीक है, ऑप्टिकल में की कैटेगरी में। यहां पर प्रश्न में ऑप्टिकल ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधा सीधा रटना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्टिकल तो नाम है नहीं, लेकिन इसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग जो है वो लेज़र का यूज़ करते हैं, इसलिए 97 का हो जाएगा D। क्लियर? चलो 103, रैम स्टोर करती है डेटा, प्रोग्राम एंड डेटा या ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम? तो 103 देखो, जो रैम है वो केवल और केवल प्रोग्राम स्टोर करती है। जो डेटा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है, लेकिन हाँ प्रोसेस करते समय हम लोग उसे रैम में ला सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस करते समय हम लोग इन्हें जो है मेमोरी में ला सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ओनली प्रोग्राम्स। तो रैम जो है केवल प्रोग्राम स्टोर करती है। ठीक है, प्रोग्राम और डेटा नहीं कहेंगे, डेटा तो हम लोग देते हैं, तो डेटा स्टोर नहीं होता, केवल उसे चलाने वाले प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, कम समय में बड़ी मात्रा में डेटा को मेमोरी में और उसमें स्थानांतरित करने के लिए कौन सी तकनीक यूज आती है? देखो समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी अलग अलग मेमोरी में डेटा को जो है वो ट्रांसफ़र करना है, डेटा को जो है इर्द गिर्द घुमाना है, तब हम किसका यूज़ करेंगे? 105 नंबर प्रश्न। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सेस किया था, बताया था कि यहाँ पर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यूज़ में लिया जाता है। जब आप लोग किसी भी पर्टिकुलर डेटा को सीधा जाके एक्सेस करो, ठीक है, एक सीक्वेंस में एक लाइन में नहीं जाकर के, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? प्रश्न संख्या 105, राइट आंसर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। प्रश्न संख्या अगला, जब किसी सॉफ्टवेयर को रोम में स्टोर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी सॉफ्टवेयर को रोम में स्टोर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हार्डवेयर कहते हैं, क्योंकि देखो जब हम लोग रोम की बात करते हैं तो एक सीधा सीधा प्रश्न, रोम में स्टोर किए जाने वाले प्रोग्राम्स को हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 109 का बी हो जाएगा। क्लियर? 109 राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो
10। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जो है वो निर्देश स्टोर करता है और कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है? देखो, ऐसी चीज जो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करती है, यानी कि किसको, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। और हम हमेशा बात करते हैं कि बायोस को स्टोर करती है, और बायोस जो है वो किसका काम करता है? बायोस जो है वो कंप्यूटर को ऑन करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा आपका रोम। क्लियर? रोम। चलो, जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए मेमोरी का प्रयोग करता है। उस मेमोरी को निम्नलिखित में से क्या करते हैं? जब कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो डेटा को एक प्रकार की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। वो मेमोरी क्या है? तो वो मेमोरी हो जाएगी रैम। क्योंकि देखो, डेटा को प्रोसेस करते समय या डेटा को प्रोसेस करने से पहले हम लोग कहाँ पर रखते हैं? हम लोग उसे रखते हैं कंप्यूटर की मेन मेमोरी में, मुख्य मेमोरी में। क्लियर? चलिए, तो ये भी चैप्टर जो है आपका मेमोरी नाम का चैप्टर भी फिनिश हो जाता है।